हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल, हिंदी में बोलते हैं लाइंस को रेखाएं और एंगल को कोण। तो ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्क्राइब करूँगा। बेसिकली जो टर्म्स हैं मैं कोशिश करूँगा सारे टर्म्स हिंदी इंग्लिश वाले हिंदी में भी ही लिखूँगा, ओके। बट जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँगा मैं वो राइट इंग्लिश में करूँगा, वो हिंदी में अब मैं प्रोनाउंसिएशन कर दूँगा। फिर भी अगर कहीं पर रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, तो मैं आपको फिर अगले दिन या जैसे मैं कमेंट आपका सीन करूँ तो आप वहाँ पे हिंदी वाला टर्म भी मेंशन कर दूँगा। और ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, ओके। चलिए समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो हमारा चैप्टर 6 है क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल यानी रेखाएं एंड कोण का बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, ठीक है। अब इतना इंग्लिश तो आपको समझ में आता है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं बेसिक यानी कि जो सिंपल बेसिक यानी कि मूलभूत टर्म्स यानी मूलभूत जो पद हैं एंड डेफिनेशन यानी परिभाषा हैं उनको हम सर्च करते हैं। अब जैसे चैप्टर का नाम ही आपका लाइंस एंड एंगल है, इसका मतलब हम लाइंस और जो एंगल है उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। चलिए समझते हैं। लाइंस मीन्स रेखा, मीन्स नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स मतलब यहाँ पे समझते हैं जैसे हमारी एक लाइन होगी। नो एंड पॉइंट्स का मतलब ये चलता जाता है, इसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, कितना भी बढ़ा ले और कितना भी छोटा कर ले वो लाइन होती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है ये सिंपल कि हम लाइन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइंस, ओके। इसका सिंबल इस टाइप से है, ठीक है। दैट मीन्स नो एंड पॉइंट यानी कि ये चलता जाता है या कम भी कर सकते हैं। नोट यानी नोटेशन में हम इसको सिंपली जैसे ए बी हमने एक लाइन नोटेट किया तो ए बी के ऊपर अगर हम ये वाला सिंबल लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में ये बात। दूसरा आता है इसमें लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का टुकड़ा, रेखाखंड। अब इसका मतलब देखो लाइन में क्या था आपका नो एंड पॉइंट, अब इसका एक टुकड़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब एंड पॉइंट इसमें दोनों जगह होंगे, तो दैट मीन्स ए लाइन विद टू एंड पॉइंट। अगर किसी लाइन के दो एंड पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो उसको हम लाइन ना कह के लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसका जो हमारा सिंबल है वो आपका सिंपल इस टाइप से होता है। और अगर हम इस किसी ए बी के ऊपर अगर हम इसको लगा देते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी या रेखाखंड ए बी। समझ में ये बात आपको। अब इसमें तीसरा होता है किरण यानी रे। अब रे क्या होता है आपका, अ पार्ट ऑफ लाइन, किसी लाइन का वो पार्ट विद वन एंड पॉइंट। जब किसी लाइन का वो पार्ट जिसमें हमारा एक ही एंड पॉइंट मिला उसको हम रे कहते हैं। सिंपली जैसे सपोज ये आपकी लाइन थी, ओके, ये आपकी लाइन थी, ये आपका सपोज क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब तीसरी चीज़ आ गई रे। अब रे में क्या बोला, जिसका एक एंड पॉइंट हो। तो देखो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट होने का मतलब इस टाइप से, यानी एक तरफ लाइन चलती जाएगी दूसरे में एंड पॉइंट आ जाएगा, तो इस टाइप की सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, रे यानी कि किरण, ओके। इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं इधर ही हो, तो दैट मीन्स ये दोनों ही आपको क्या काम करेंगे, रे का काम करेंगे, ओके। इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, ए बी रे, इस टाइप से इसको रीड किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। वी यूज लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब अगर हम लाइन सेगमेंट जैसे ये है आपका ए बी, ऐसा ना लिख के हम ऐसा भी ले सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। उस केस में आपको ए बी के ऊपर ये आपको लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। रे को आप रे ए बी भी बोल सकते हो, लाइन ए बी ज़्यादातर हम यही यूज करेंगे, ओके। या आप कम ही यूज करते हो, हम सीधे ही लिख लेते हैं। अगर ए बी लाइन सेगमेंट तो हम लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन है, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको हम डिनोट करते हैं ए बी, यानी कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, सपोज यहाँ इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, इसकी लेंथ क्या होगी, बी ए या ए बी, ओके। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। कभी भी लाइन का लेंथ नहीं होता क्योंकि हम लाइन तो हमें पता नहीं ना कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो दैट मीन्स इसीलिए लाइन सेगमेंट की लेंथ बोली जाती है, लाइन की नहीं बोली जाती।
लाइन सेगमेंट तीसरा पॉइंट है आपका। लाइन सेगमेंट बाई लाइन, जो लाइन बेसिकली जो डिनोट किए जाते हैं स्मॉल लेटर में किया जाता है, जैसे एल एम एन, जैसे हम सिंपली बोल देते हैं ये लाइन आपकी एल लाइन है, ये लाइन आपकी एम। वैसे तो कर किसी सब्जेक्ट डिनोट, बट ज़्यादातर हम स्मॉल लेटर से ही लाइन को डिनोट करते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कोलिनियर, यानी हिंदी में संरेख, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर, यानी कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ये क्या होते हैं? इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब हिंदी वाले स्टूडेंट इसका हिंदी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्या? अगर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु सेम यानी कि उसी लाइन पे होते हैं या लाई हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपका क्या होता है, वो पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तो आपको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हिंदी वाले जो मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आप लिख सकते हैं। ओके, बाकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं हिंदी के टर्म्स में डेफिनेशन नहीं लिख पाऊँगा। ओके, बाकी जो मेन पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कोलिनियर को क्या बोलते हैं, मेन तो यही है ना। ओके, तो यानी कि अगर 3 या 3, कैसे सिचुएशन कैसी बनी, सपोज ये आपके 3 पॉइंट है, ये किसी 3, ये कोई आपकी लाइन है ना, ये 3 पॉइंट ए बी सी। अब इसी लाइन पे इसी सपोज ये लाइन एल है, लाइन एल पे ये लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ए बी सी आपके क्या है? कोलिनियर पॉइंट। और सपोज ये मैंने यहाँ डी पॉइंट पे ले लिया, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी और डी आपकी कैसे पॉइंट है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आई बात? जबकि ए बी सी आपके कोलिनियर पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए ना, तो 3 मैंने ए बी, अगर डी की बात करता हूँ मैं, तो ये आपकी नॉन कोलिनियर पॉइंट, जबकि ए बी सी आपकी कोलिनियर पॉइंट। समझ में आई बात आपको? आगे देखते हैं आप कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ओरिजिनेट का मतलब जहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। अगर 2 रे ऐसे हो जो सेम ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब जहाँ अगर सेम पॉइंट से क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, यानी स्टार्ट होते हैं, यानी कि उनका एंड पॉइंट एक ही हो। कैसे? सपोज ये एक रे है, ओके, और यहीं से दूसरा रे इस टाइप से हो रहा है, ओके, तो इनका एंड पॉइंट एक ही हुआ ना, ये वाला, और ये सपोज इस टाइप से ओ ए और ओ बी। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे आपका एंगल बन जाता है, जिसको हम हिंदी में कोण बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? आगे समझते हैं इसको। यहाँ पे कुछ एक आधे पॉइंट नोट है, इनको भी समझ लेते हैं। द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर, मतलब जो रे एंगल्स क्रिएट करते हैं उनको आप क्या बोलते हो? आर्म्स बोलते हो, यानी कि भुजा बोलते हो। यानी कि जैसे यहाँ पे ओ ए और ओ बी ने एक कोण क्रिएट किया, यानी एंगल क्रिएट किया, तो इसका मतलब ओ ए एंड ओ बी आपके क्या हो गए? आर्म्स हो गए। हिंदी में इनको भुजा बोलते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में लिखना भूल गया, लिख लेना। ओके, ऐसे ही ऑफ द एंगल एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जो एंड पॉइंट होता है इनका, जैसे दोनों रे का एंड पॉइंट यही वाला था, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे हमने इसको एक ग्राफिकली शो किया है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने वहाँ बोला था, ये जैसे आपके यहाँ पे कुछ हम नाम लेते हैं, सपोज ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? ओ ए आपका एक रे था, दूसरा ओ रे आपका ओ बी था, इन दोनों से एंगल फॉर्म हुआ, तो यानी कि ओ ए एंड ओ बी आपके क्या हुए? आर्म्स हुए। और जो इनका एंड पॉइंट वर्टेक्स एंड पॉइंट था, उसको हमने क्या कहा? वर्टेक्स। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स, ओके, एंड वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ? ओ हो। समझ में आई बात आपको? और इन दोनों रेस से आपका जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई, उसी को हमने क्या बोला? एंगल्स। अब है कुछ एंगल्स के टाइप, यानी टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। अलग अलग टाइप से प्रकार हैं। जैसे पहला आपका एक्यूट एंगल, यानी हिंदी में न्यून कोण। व्हेन एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मीन अगर
कोई एंगल ऐसा हो जो कि 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, यानी कि अगर सिंपली 0 से सिंपली बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, और लेस देन 90। कैसे? सपोज कोई एक्स एंगल है 0 से बड़ा हो रहा, 90 से छोटा हो रहा, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण। कैसे? यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिकली भी आपको दिखा रखा है, क्योंकि आपका जो ये आपका न्यून कोण है, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ अब देखो एंगल, हम देखो आपने डी में देखा होगा एंगल कैसे शुरू होते हैं, जहाँ पे आप जहाँ से लाइन होती है शुरू, उधर से देखना शुरू करते हो। ये तो एंगल तो दोनों साइड से बनते हैं ना। अब सपोज मैंने यहाँ पे डी रखा, इधर लाइन है ना, तो इधर से देखना शुरू किया, तो यहाँ तक आपका सपोज कुछ एंगल आया 30, 40, 45 कुछ भी, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। समझ में ये बात? दूसरा है आपका राइट एंगल, ये आपने कई बार देखा होगा, जिसको हिंदी में समकोण बोलते हैं। व्हेन एंगल इक्वल्स टू 9, अगर 90, अगर कोई एंगल ऐसा हो जो 90 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सपोज मैंने y यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट करा दिया एंगल, वो आपका 90 हो गया, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? 90, यानी ये सीधा होता है। आपने देखा हो डी में 90 पे जहाँ पे है, तो बिल्कुल एक दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी लंबवत हो जाते हैं। कैसे? सीधे ये जैसे एक लाइन है और इसके ऊपर रखाना हमने, सीधे ये किसके ऊपर खड़ा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन हुई, यानी जो एंगल बना, उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। समझ में पता आपको? तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। इसमें क्या होता है आपका? व्हेन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एंड लेस देन 180, और 180 से छोटा हो, तो अब हम क्या बोलते हैं उसको? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। यानी सपोज कोई एंगल Z है जो 90 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और 180 से छोटा, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। जैसे यहाँ पे था, अब देखो लाइन हमने यहाँ से शुरू करते हैं डी में, जैसे डी रखा, मेरे पास यहाँ पे डी है नहीं तो मैं बता देता आपको। यहाँ से रुकना शुरू किया, यहाँ पे कुछ समथिंग अगर इसके परपेंडिकुलर होता, यानी लंबवत होता सीधे, तो 90 डिग्री। इससे थोड़ा अधिक, तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। तीसरा आपका स्ट्रेट एंगल, यानी रिजु कोण। हिंदी में थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा, रिजु कोण। हिंदी इंग्लिश में सही आ रहा, स्ट्रेट का मतलब आप समझ गए होंगे सीधा। अब हिंदी में सीधे को क्या बोलते हैं? रिजु। व्हेन एंगल इक्वल्स टू 180, जब एंगल आपका 180 हो जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। दैट मीन सपोज S इक्वल्स टू 180, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, सपोज मैं यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ O, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एंगल बना, और ये ओके, इस टाइप के एंगल को क्या बोलोगे आप? स्ट्रेट एंगल। अगला है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? यानी प्रतिवर्ती। अब आप समझ भी रहे होंगे, प्रतिवर्ती यानी कि कुछ इसमें इनवर्स टाइप की सिचुएशन हो रही है। व्हेन एंगल ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, तो यानी कि यहाँ से एंगल बना, और देखो अगर सीधा होता तो 180 बनता, और उससे ज़्यादा जा रहा और 360 से कम, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। दैट मीन्स प्रतिवर्ती एंगल, जिसको हमने T से डिनोट कर रखा है, और ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास देखो 180 की, देखो इधर 180 था, यहाँ इसका रिफ्लेक्स यही तो होगा ना, ये पार्ट, तो इसका मतलब यहाँ जब इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती यानी प्रतिबिंब टाइप का एंगल। ओके, आगे समझते हैं हम। अब है कुछ बेसिक से पॉइंट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बड़े काम आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक एंगल, पूरक कोण। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो उन दो एंगलों को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे की ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण क्या होता है? इफ़ टू एंगल हुज सम इज 180, अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 है तो हम उनको क्या बोलेंगे? समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे? जैसे यहाँ पे हम ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे एक और एंगल हम ये बना रहे हैं, इसका सम और इसका सम करके दोनों का 90 आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये जैसे 180 डिग्री का एंगल होता है, इसके बीच में ये कर दिया, तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम, इन दोनों एंगल का सम 180 है और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, यानी सम पूरा कौन क्यों है, क्योंकि इनका सम क्या है, इन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो रहा है। समझ में आई बात आपको। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। अभी आप जस्ट समझिएगा। एडजेसेंट एंगल यानी आसान कोण। आसान कोण क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। समझते हैं इसको। मतलब दो एंगल्स कब एडजेसेंट होंगे? अगर इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, अ कॉमन आर्म हो एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट ऑन द साइड ऑफ कॉमन आर्म, एंड ऐसे दो नॉन कॉमन आर्म भी हों जो कॉमन आर्म से डिफरेंट हो। तो जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है, ये एंगल और ये एंगल हम एडजेसेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स बी है, इन दोनों एंगल के पास कॉमन आर्म कौन सा हो रहा है? बी डी, क्योंकि बी डी इस वाले एंगल के लिए भी हो रहा और इस वाले एंगल के लिए भी हो रहा। और नॉन कॉमन आर्म कौन सा हो गए? बी सी एंड ए बी। इसका मतलब एंगल कौन से? ए बी डी एंड डी बी सी आपके कैसे एंगल हो गए? आपके एडजेसेंट एंगल हो गए, यानी आसान कोण हो गए। यहाँ पे लिखा भी है एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। क्यों? सिंस बी इज अ कॉमन वर्टेक्स, रे आर डी, आर डी जो रे है आपकी, ये आपका क्या करेगा? इज देयर कॉमन आर्म, एंड रे बी ए एंड बी सी रे जो आपके हैं नॉन कॉमन आर्म्स है। समझ में बात? इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो आपका क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल। आगे पढ़ते हैं। मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं इनको, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ देयर सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल फॉर्म बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। मीन्स जैसे यहाँ पे दो एंगल को हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं एडजेसेंट होंगे अगर उनका सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल फॉर्म बाय टू नॉन कॉमन आर्म। मतलब जैसे ये आपका एक एंगल है, कौन सा? ए बी सी का जितना एंगल होगा उतना ही ए बी डी प्लस बी डी डी बी सी को मिला के होगा। तो दैट मीन्स ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। मीन्स वही लैंग्वेज, इसको थोड़ा उसने अलग भाषा में बोल दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंसेप्ट जस्ट पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही कंसेप्ट आप फॉलो कीजिए। ओके, ये इसका एक तरीके से वही पार्ट, वही मतलब हो गया, दूसरी लैंग्वेज में जैसे उसने रिप्रेजेंट करा दिया। अगला है हमारा लीनियर पेयर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि रेखिक युग्म ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल, अब देखो एडजेसेंट हम पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल यानी कि आसान कोण क्या होगा? जिसमें एक नॉन कॉमन, एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है और दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं ना। तो यानी कि वो एडजेसेंट एंगल कब लीनियर पेयर होते हैं? इफ द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, अगर उनके जो नॉन कॉमन आर्म हुए लाइन को फॉर्म करते हैं। तो दैट मीन्स जैसे आपके ये था ना, ये अभी हमने जैसे पढ़ा, तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपके क्या थे? एडजेसेंट एंगल थे। अब इनके नॉन कॉमन आर्म कौन से हो गए? मैं नाम ले लेता हूँ तो इसका ज़्यादा सही रहेगा। नॉन कॉमन आर्म कौन गए? ए ओ ए एंड ओ सी। अगर ये दोनों लाइन को फॉर्म करेंगे तो दैट मीन्स वहाँ पे वो एडजेसेंट एंगल आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। दैट मीन्स इस टाइप से कुछ, इस टाइप से। अब देखो ये एक लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, ये वही सिचुएशन है। तो दैट मीन्स ओ ए और ओ सी ने आपको लाइन को फॉर्म कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बना यानी कि ए ओ बी एंड सी ओ बी आपके क्या हो गए? लीनियर पेयर होने। यहाँ पे लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर मतलब जिन दो एंगल का सम 180, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। हियर यहाँ पे जो आर्म बी ए है ये वाला एंड बी सी है फॉर्म ए लाइन। तो इसका मतलब जो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आई बात आपको? ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जो अभी तक मैंने डिस्कस किया। तो ये तो आपके बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस।
तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से आपको इतना ही पहले अच्छे से रीड करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक आधे डेफिनेशन रहेगा, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, देन एक्सरसाइज पर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो लैंग्वेज या वीडियोज़ में या कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर आपको सहायता कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।